तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और NIUS ज्योग्राफी की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द वर्क ऑफ मूविंग आइज एंड सी वेव्स। तो आज का जो हमारा NIUS चैप्टर 6 रहेगा, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है द वर्क ऑफ मूविंग आइज एंड सी वेव्स। तो इस वीडियो में हम फिलहाल तो द वर्क ऑफ मूविंग आइज देखने वाले हैं। जो सी वेव्स उसे हम सेकंड वीडियो में कंसिडर करेंगे, सेकंड पार्ट जो होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि बोरियत फील होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने में भी फिर बोरियत फील होता है। तो इसलिए मैं जो द वर्क ऑफ मूविंग आइज है इसी को कंसिडर करूँगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है बोर्ड पर। मैंने सोचा कि क्यों ना बोर्ड पर ही पढ़ाया जाए इंस्टेड ऑफ मेकिंग PPT। बट हाँ, अगर नोट्स की बात है, नोट्स आपको PPT में ही मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको नोट्स PPT में यानी PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर खाली मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ये दोनों एजेंट यानी मूविंग आइस और विंड के बारे में। अब ये दो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं लाइक मूविंग आइस एंड विंड, ये दोनों एज अ एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं। कैसे एजेंट? जो कि अर्थ की क्रस्ट पर टोपोग्राफिकल फीचर्स को डेवलप करने का भी काम करते हैं। काफी प्रकार के टोपोग्राफिकल फीचर्स बनाते हैं, जैसे कि मशरूम रॉक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। वैलीज को एक्सपेंड करने में, आइस के ग्लेशियर्स को फॉर्म करने में, ठीक है। तो काफ़ी प्रकार की चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नहीं बताया है तो देखिए, वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट सेक्शन वी विल सी व्हाट। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, हम देखेंगे आइस का काम और विंड का काम, और सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे सी वेव्स को हम काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मगर हम पहले इस वीडियो में कवर करेंगे आइस एंड विंड का काम, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइस और विंड के द्वारा जो टॉपोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट करे जाते हैं अर्थ की क्रस्ट पर, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को चालू कर देते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या आता है? सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा स्नोफील्ड्स का, ठीक है। अब जो स्नोफील्ड्स अब ये कैसे फॉर्म होते हैं? स्नोफील्ड्स बोलते किन्हें हैं? अब देखिए, मानकर चलिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर लैंड मास है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड मास है। अब इस पे पूरे पे स्नो कवर है, कंप्लीटली स्नो कवर है, यहाँ पर भी हर जगह पर स्नो कवर है। अब ये पर्टिकुलर लैंड मास को क्या कहेंगे? अब हम ये लैंड मास कहेंगे, एक प्लॉट, खाली प्लॉट कहेंगे? नहीं, स्नो के द्वारा कवर करा गया एक पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे स्नोफील्ड। अब हमारे इंडिया में कहाँ पर है ये स्नोफील्ड्स? देखिए, एक चीज जो यहाँ पर, एक और चीज आपको यहाँ पर समझनी है। स्नोफील्ड्स, जैसे कि स्नोफील्ड्स जो है, ये जो है एक तरीके से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, यानी मतलब माइनस में ही होगा, ऑब्वियसली माइनस में ही होगा, तभी तो यहाँ पर स्नोफॉल रहेगी। अब स्नोफील्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर परमानेंट स्नो रहती है, ठीक है, यहाँ पर हमेशा हमें स्नो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर बारिश नहीं, रेनफॉल नहीं होती, यहाँ पर होती है स्नोफॉल होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर लैंड मास पर पूरे में स्नो कवर रहती है, इसलिए इसको स्नोफील्ड कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ग्रीनलैंड का आप एरिया जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं ही बता देता हूँ। ग्रीनलैंड एक डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड, ठीक है। अब ये जो ग्रीनलैंड है कंप्लीटली स्नो से कवर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन, वाटर यानी रेनफॉल नहीं होता, यहाँ पर स्नोफॉल होता है, इसलिए ये जो कंप्लीट एरिया है वो स्नो से कवर रहता है। मार्कर नहीं चमक रहा है, तो देखिए ये ग्रीनलैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है ग्रीनलैंड। अब दूसरा एग्जाम्पल अंटार्कटिक।
अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया है, कॉन्टिनेंटल एरिया ये भी कंप्लीटली स्नो से कवर रहता है, तो इसलिए हम इसे भी स्नो फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये जो है ना परमानेंटली स्नो से कवर रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो हमारे हो गए कुछ ऐसे एरियाज जो हमें पता है, जिनका हम इजीली नाम ले सकते हैं, मगर ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आपको नहीं पता, मैं सिंपल बता देता हूँ। देखिए, ये माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया आपने देखा होगा ऊपर से, जब आप देखते हैं ना मैप, गूगल मैप अगर आप चलाते होंगे, अगर आपने कभी चलाया होगा तो आपको पता होगा कि ऊपर से देखने पर कुछ एरिया जो है वो वाइट वाइट दिखाई पड़ते हैं, ऐसे चप्पे चप्पे पर सॉरी एक तरीके से धब्बे धब्बे से दिखाई पड़ते हैं, वाइट वाइट से। स्पेशली कहाँ पर, स्पेशली कहाँ पर, ग्रेटर हिमालयाज और तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर आपको ये जो एक वाइट स्पॉट से आपको दिखाई पड़ेंगे, तो ये जो एरियाज है ना ये भी स्नो से परमानेंटली कवर रहते हैं, परमानेंटली कवर रहते हैं। जब परमानेंटली कवर रहेंगे तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, स्नो फील्ड्स बोलते हैं। देखिए, अब ये मान लीजिए ये पहाड़ यानी हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, तो ये जो ऊपर वाले एरियाज हैं कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, यानी बहुत ज़्यादा, जिनकी एलिवेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊंचा है, यानी हजारों हजारों मतलब मीटर की ऊंचाई पर है, जो हजारों मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं ना, तो वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत जीरो रहता है, मतलब जीरो से नीचे होता है, माइनस में रहता है, तो यहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है। तो परमानेंटली यहाँ पर जो स्नोफॉल होती रहती है इन नॉट नॉट रेनफॉल, इंस्टेड ऑफ रेनफॉल यहाँ पर क्या होती है, स्नोफॉल होती है। तो इसीलिए ये जो एरियाज है ये परमानेंटली कवर रहते हैं किससे, स्नो से, इसलिए इनको बोला जाता है स्नो फील्ड्स। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दोबारा से इस चीज को पढ़िए। ठीक है, अब स्नो लाइन के बारे में बात करते हैं। स्नो लाइन, स्नो लाइन क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको ह्यूमंस ने क्रिएट करा है जस्ट टू स्टडी अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट करी गई एक स्नो लाइन, स्नो लाइन, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम स्नो लाइन बोलते हैं। अब स्नो लाइन कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है भाई स्नो लाइन, सिंपल सी बात है। अब एक पर्टिकुलर ये हिमालयाज है, हिमालयाज है, ये एक हिमालयाज है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया परमानेंटली कवर रह रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्नोफील्ड। अब एक पर्टिकुलर लाइन तक ही जो कवर रहेगा परमानेंटली ऊपर तक। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जिससे हमने कंसीडर करा कि इसके बाद जितना भी एरिया पड़ता है ना ऊपर की साइड, वो सारा का सारा स्नो के द्वारा कवर रहता है, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम स्नो लाइन कहते हैं, स्नो लाइन। ठीक है, स्नो लाइन। अब ये जो स्नो लाइन, ये ऐसा नहीं कि यहीं पर स्थित रहेगी, ये जो स्नो लाइन है कभी कभी नीचे भी आ जाती है। कब आती है, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में ये लाइन जब नीचे आ जाती है, यानी स्नो कवर जो होता है, स्नोफॉल जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो जो स्नो लाइन है वो नीचे की साइड हो जाती है। जब ये नीचे की साइड हो जाती है, नीचे आ जाती है, स्नोफॉल यहाँ तक हो जाती है, तो ये जो स्नो लाइन है ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर स्नो लाइन आ गई। ठीक है, मतलब वेरी करती है स्नो लाइन, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज इमेजिनरी एज वेल एज नॉन परमानेंट लाइन। ठीक है, इसीलिए इसे स्नो लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको अफेक्ट करने वाली काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पर ये माउंटेन है, ठीक है, और दूसरी जगह पर दूसरी जगह माउंटेन है। ये मानकर चलिए एक ये वाली अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर जा रही है, ये सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब ये वाले यहाँ पर जो स्नो लाइन होगी ये काफी नीचे होगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्नो लाइन होगी ये काफी ऊपर होगी, सॉरी यहाँ पर ये वाला एरिया में, यहाँ पर एरिया में अगर पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पर जो स्नो लाइन है वो यहीं पर यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, इसको पूरे को कवर कर लिया, हो सकता है पूरे को कवर कर ले, ठीक है, इजीली कवर कर ले, मगर वहीं पर जब हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो माउंटेन्स का जो एलिवेशन है वो काफी ऊंचा रहता है और इतने ही एरिया को कवर कर पाता है। ठीक है, तो वेरिएशन है, स्नो लाइन में भी काफी सारी वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, स्नोफॉल भी वेरी करता है, विंटर सीजन में स्नोफॉल यहाँ तक हो जाता है, कभी कभी विंटर सीजन में स्नोफॉल क्या नाम है, विंटर सीजन में स्नोफॉल यहाँ तक आ जाता है और समर सीजन में यहाँ तक डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्नो मेल्ट हो जाती है, तो इसलिए स्नो लाइन जो है वो वेरी करती है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब ये हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, कौन सा है दूसरा टॉपिक आपका, ग्लेशियर।
देखिए सिंपल सी बात, अगर आपको नोट्स की चिंता हो रही है, नोट्स कैसे मिलेंगे, तो नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, ठीक है। वहां से आपको इजीली पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है। अब हम ग्लेशियर की बात करते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर इज नथिंग, glacier is nothing but a large mass of ice, a huge mass of ice is called glacier। मानकर चलिए पर्टिकुलर लैंड मास है और इसको जो है ना पूरे को आइस ने कवर करा है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, नथिंग इज सेपरेटेड, ठीक है, नथिंग इज सेपरेट, ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये पूरा जो एरिया है वो स्नो के द्वारा कवर करा गया है। तो इसको, ये जो स्नो कवर एरिया है ना, इसको बोलेंगे एक पर्टिकुलर ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पर जो आइस की जो है ना लेयर्स बन चुकी हैं, लेयर्स बन चुकी हैं, इनको बोलते हैं FIRN, फिर्न, ठीक है, फिर्न बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पूरे एरिया को ग्लेशियर। आप देखिए ग्लेशियर भी काफी प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मानिए आपने नाम सुना होगा यमुना नदी, ठीक है, और गंगा नदी, ठीक है। अब ये कहाँ से बहती है? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। मानकर चलिए ये एरिया है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का, यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये जो गंगा नदी है वो यहाँ से बहना चालू होती है। ये जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स एक बात, और ग्लेशियर्स हमेशा पेरिनियल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट स्नो रहती है, ठीक है। बेशक एक बार के लिए थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं, मगर परमानेंटली यहाँ पर स्नो रहती ही रहती है। मेल्ट होने के बाद जब तो हमें ये पता चलता है कि गंगा जो है एक पेरिनियल रिवर है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर ग्रेजुअली मेल्ट हो रहा है। जब ग्रेजुअली मेल्ट हो रहा है तो पानी जो है गंगा नदी के सहारे एक स्ट्रीम में एक कोर्स बना रहा है रिवर का, फिर उसके बाद वो जाकर सीधा समुद्र में मिल रहा है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो यमुना नदी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, गंगा नदी एक इंडिपेंडेंट रिवर है, ठीक है। ऊपर से काफी सारे ट्रिब्यूटरीज मिलकर गंगा नदी को फॉर्म करती हैं। फिर उसके बाद जो यमुना नदी है वो प्रयागराज में कहाँ पर आकर मिलती है? गंगा से आकर मिल जाती है यमुना नदी। तो यमुना नदी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये होगी ग्लेशियर्स की बात कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ग्लेशियर्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लेशियर होता है वो है वैली ग्लेशियर, VALLEY, वैली ग्लेशियर। और दूसरा होता है हमारा, कौन सा ग्लेशियर होता है? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होता है हमारा दूसरा। अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ठीक है, ये ग्लेशियर, ठीक है। अब वैली ग्लेशियर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो एक पूरे के पूरे लैंड मास को कवर अप कर ले, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। हमारे यहाँ पर कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन सा? पहला आता है हमारा साउथ अमेरिका, दूसरा नॉर्थ अमेरिका, तीसरा यूरोप, और चौथा हमारा एशिया, पांचवा हमारा अफ्रीका, ठीक है, और छठा हमारा ओशिनिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, ठीक है। सातवां आता है हमारा अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। अब इन कॉन्टिनेंट में से जैसे अगर मैं बात करूं ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड पूरा का पूरा कवर है किससे? स्नो से कवर है, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं अंटार्कटिका, तो ये भी हमारा कॉन्टिनेंट है। ये ग्रीनलैंड जो है ये किसका पार्ट है? डेनमार्क का एक टेरिटरी है, डेनमार्क की एक टेरिटरी है, मगर ये भी कॉन्टिनेंटल मास है। तो यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल जो ग्लेशियर है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जो अंटार्कटिका है ये भी कॉन्टिनेंटल मास है, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म होंगे? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर फॉर्म होते हैं। तो ये हो गए कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। जो कॉन्टिनेंटल मास पर एक तरीके से ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। अगर हम दूसरी बात करें, वैली ग्लेशियर्स की बात करें, तो बेसिकली वैली ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बेसिकली वैली ग्लेशियर्स की अगर हम बात करते हैं, वैली ग्लेशियर्स मानकर चलिए ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, एक यहाँ पर ग्लेशियर फॉर्म हो गया पूरा का पूरा, और ये जो ना पहाड़ों के बीच में है, ठीक है। अब एक तरीके से ये वैली है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंटल मास जब विंटर सीजन आया तो इसने पूरे के पूरे यहाँ पर घेर लिया। देखिए मैं आपको एक तरीके से सही से समझाता हूँ, एकदम बढ़िया से चित्र बनाकर, ठीक है। सुनिए, देखिए अब मानकर चलिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये चारों ओर पहाड़ हैं,
ठीक है, ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से जो ये देखिए, यूँ मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब पहाड़ फोल्ड होते हैं, मतलब पहाड़ जब बनते हैं, हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो एक तरीके से फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्यों? यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि वो आज भी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब माउंटेन्स में एक तरीके के हमें जो है स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। वो क्या स्ट्रक्चर है? ये हमारी एंटीक्लाइन और ये हमारी सिंक्लाइन। ये जो सिंक्लाइन वाला एरिया ना, ये एक तरीके से डिप्रेशन कहलाता है। अब ये डिप्रेशन में जो ना, ये जो एरिया है डिप्रेस्ड एरिया, तो यहाँ पर एक तरीके से जब विंटर सीजन आता है तो स्नोफॉल होती है ऊपर में, पहाड़ों के ऊपर, ये बहुत ऊपर, मतलब हज़ारों मीटर की ऊंचाई पर ये जो डिप्रेशन एरिया दिखता है, तो यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है और यहाँ पर जो ना ग्लेशियर फॉर्म हो जाते हैं। जब यहाँ पर ग्लेशियर फॉर्म हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं कोरी ग्लेशियर, CORRIE, कोरी, और CRIQUE, किर्क। ठीक है, शायद स्पेलिंग सही है, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डिप्रेस एरिया, यहाँ पर जो ग्लेशियर फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं किर्क और कोरी। कोई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप ये गैप देख रहे हैं ना, ये है वैलीज। अब ये जो ग्लेशियर है यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, ये विंटर सीजन में अपना एरिया को एक्सपेंड करेगा, तो ये वैलीज में क्या होगा? चला जाएगा। वैलीज में धीरे धीरे वैलीज जो है वो फुल ऑफ आइस हो जाएंगी। तो यहाँ पर फॉर्म होते हैं ग्लेशियर्स। अब इन ग्लेशियर्स को क्या बोला जाता है? वैली ग्लेशियर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, ये वाला जो एरिया है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, ये वाला एरिया सियाचिन ग्लेशियर। तो ये वैली ग्लेशियर के एग्जाम्पल है। ठीक है, वैली ग्लेशियर का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आया कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और वैली ग्लेशियर। ठीक है, देखिए, जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी इमेज आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी। तो चलते हैं अब आगे। अब ये जो वैली ग्लेशियर्स हैं, उनमें हमारा जो है गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर भी आता है। अब देखिए, ये जो ग्लेशियर है, इसमें से अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की, तो देखिए यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग रेट काफ़ी कम होता है, इसलिए ये परमानेंटली टिक पाते हैं, इसलिए इन्हें हम पेरिनियल ग्लेशियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी ये जो यमुना जी और गंगा जी आज जो है वो पेरिनियल रिवर हैं। ठीक है, पेरिनियल रिवर। ठीक है, सदाबहार नदियाँ जिन्हें बोलते हैं, सदाबहार नदियाँ हिंदी में। ठीक है, अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो तकरीबन 72 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगला हमारा टॉपिक आता है लैंडफॉर्म्स, जो ग्लेशियर्स के द्वारा लैंडफॉर्म्स क्रिएट करे जाते हैं। अब उनको क्या कहते हैं? काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो ग्लेशियर्स के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं, वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, उसमें से लैंडफॉर्म्स में से सबसे पहला जो आता है हमारा, किर्क आता है। ठीक है, CIRQUE। ठीक है, स्पेलिंग शायद लास्ट टाइम गलत हो गई थी। ठीक है, तो ये स्पेलिंग है जिसको हम बोलते हैं कोरी, CORRIE, कोरी भी बोलते हैं और किर्क भी बोलते हैं। अब ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, थोड़ी देर पहले बताया। ये क्या है? इट्स नॉट कैट। ठीक है, कैट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो है माउंटेन्स बनते हैं चारों ओर। ठीक है, अब ये जो डिप्रेशन का एरिया, डिप्रेस्ड एरिया है, एंटीक्लाइन और ये सिंक्लाइन वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है। सिंक्लाइन वाले एरिया में वैलीज बनती हैं, और ये डिप्रेस्ड वाला एरिया इसके चारों ओर पहाड़ हैं, मगर बीच में एक तरीके से गड्ढा सा है ना, उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड एरिया। तो डिप्रेस्ड जो एरिया है इसको बोलते हैं किर्क और कोरी। यहीं पर भी क्या है? ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। कब? यहीं पर रहते हैं वैसे तो ग्लेशियर्स जो है। ठीक है, मगर ये जो नीचे से ऐसा दिखेगा, मगर इसके नीचे यहाँ पर पानी भी हो सकता है। इसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ़ की लेयर्स जमी रहती हैं। ठीक है, इन लेयर्स को बोलते हैं FIRN, फिर्न। ठीक है, फिर्न बोलते हैं। और ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होता है जब स्नोफॉल होती है ना विंटर सीजन में, तो ये अपना एरिया एक्सपेंड कर लेता है। ठीक है, जब ये अपना एरिया एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है कि अपना एरिया एक्सपेंड करने के बाद जब समर सीज़न आता है तो इसकी मूवमेंट चालू हो जाती है। जब समर सीज़न आता है इसकी मूवमेंट चालू हो जाती है, तो ये अपने आप को पहले तो इतना था, विंटर में इतना हुआ, फिर दोबारा ये जो है ना मूवमेंट चालू कर देगा और अंदर की साइड रिट्रीट करना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं
ग्लेशियर मूवमेंट, ग्लेशियल मूवमेंट, ठीक है, ग्लेशियल मूवमेंट बोलते हैं। अब ये जो एरिया है ये पानी से ही भरा रह सकता है, उसके ऊपर ग्लेशियर हो सकता है, ठीक है। तो यही होते हैं किर्क कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके द्वारा कौन कौन से प्रकार के, कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, तो उनमें से एक है कोरी और किर्क, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? देखिए फोटो मैं आपके पास लगा दूंगा, मतलब इमेजेस जो हैं वो आपको आपके स्क्रीन पर शो कर रही होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आया। अगर मूवमेंट की बात करें, ग्लेशियर मूवमेंट की, ठीक है, ग्लेशियर मूवमेंट की बात करें, ग्लेशियर मूवमेंट, अब मूवमेंट तो मैंने आपको बताई, रिट्रीशन भी होगा, ये तो जब है जब विंटर सीजन है, मगर समर सीजन में तो ये है, समर सीजन में है, ठीक है, समर सीजन में ये परमानेंट रहेगा, यहीं से बह रही है गंगोत्री और यमुनोत्री, मतलब इसी से नहीं, अलग अलग से, मगर समर सीजन में इसका ये है और विंटर सीजन में इसका ये है, ठीक है। एरिया की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंशन एरिया की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और चीज़ की, एरिया की बात कर रहा हूँ। विंटर सीजन में तो इसका एरिया यहाँ तक बढ़ जाता है, ठीक है, और वहीं पर समर सीजन में इसका एरिया यहाँ तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में स्नो मेल्ट होती है, मगर मेल्टिंग जो रेट होता है वो इतना फास्ट भी नहीं होता, धीरे धीरे मेल्ट होता है। जब भी हमें देखने के लिए मिलता है जो गंगोत्री और यमुना जैसी रिवर जो है वो पेरिनियल है, ठीक है, वो पेरिनियल रिवर्स है। अब ये जो है ये वाला एरिया जब रिट्रीट होता है तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। अब दूसरी चीज़, मूवमेंट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मूवमेंट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट सपोज कि ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर है, इसके नीचे से आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी स्ट्रीम बहती रहती हैं, स्ट्रीम जो होती हैं वो बह रही होती हैं। अब स्ट्रीम इन द फॉर्म वाटर बह रही होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर बह रही होती हैं, ठीक है। एक मिनट में मार्कर में इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा। तो जब ये छोटी छोटी स्ट्रीम यहाँ से बह रही होती हैं तो ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर बह रही होती हैं। अब वाटर का तो काम ही है इरोजन काम है ना इसका, वाटर का। जब वाटर इरोड करेगा तो कुछ जो ग्लेशियर के नीचे मट्टी मलबा जितने भी हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जितने भी हैं, सबको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, इरोड करेगा साइड में से भी। तो नीचे जो है इसके नीचे की ज़मीन क्या हो जाएगी? ग्लेशियर के नीचे की ज़मीन खोखली हो जाएगी, मतलब ब्लैंक एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, एम्प्टी हो जाएगी। तो उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो ये फिर जब नीचे की सपोर्ट कुछ नहीं बचेगी तो ये क्या करेगा? अपनी जगह से डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा। उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। इन द फॉर्म ऑफ रिट्रीट भी होता है, मतलब रिट्रीट भी हो रहा है और यहाँ से मूवमेंट करना भी, डिस्प्लेसमेंट भी ग्लेशियर का मूवमेंट ही कहलाता है, ठीक है। अब मूवमेंट आपको समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए। अब ग्लेशियर के द्वारा फॉर्म होने वाली दूसरी चीज़ क्या है? यू शेप्ड वैलीज। देखिए वैली ग्लेशियर तो आप समझ में आए, वैली ग्लेशियर समझ में आ गया ना। अब वैली ग्लेशियर जो है, जस्ट सपोज ये वैली है, ये ग्लेशियर फॉर्म हो गया, यहाँ पर तो पानी है, मान कर चलिए पानी है, ठीक है। अब ये जो वैलीज हैं, ग्लेशियर जब बाहर ऊपर से स्नो ज़्यादा पड़ रही है तो वैलीज क्या करेंगी? थोड़ी सी चौड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का भार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा है नीचे की साइड। जब प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो भार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जब ग्लेशियर मेल्ट होता है ना तो फिर वो यहाँ से इसकी जो दरारें हैं इनको क्या कहता है? कमज़ोर कर देता है। फिर यहाँ से वो टूटना चालू कर देता है और वैलीज हो जाती हैं यूं बन जाती हैं, मतलब साइड जो है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इसी से फॉर्म होती हैं क्या? यू शेप्ड वैलीज। तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर का काम है वैलीज को क्या करना? चौड़ा कर देना और क्या करना? डीपेस्ट बना देना। क्योंकि ग्लेशियर जब यहाँ नीचे फॉर्म हुआ किसी वैली में तो नीचे से पानी भी तो बहेगा, स्ट्रीम में से पानी लगातार बह रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो नीचे डिप्रेस्ड एरिया है ना, ये तो यहाँ तो पानी है ही। अब फिर जब पानी फुल हो जाएगा, यानी एक तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो अपने जगह भी तो बनाएगा, तो वहाँ से स्ट्रीम जो है ना निकलने लगेंगी। तो ये इरोड कर रही है, ग्लेशियर इरोड करता है, यहाँ से इरोजन जो चालू होता है तो यहाँ से जो वैलीज हैं वो वाइड होने लग जाती हैं। तो ये शेप ले लेती हैं यू शेप वैली का, ठीक है, यू शेप वैली का। अगर नहीं समझ में आया दोबारा आप देखिए, ठीक है, दोबारा आप देखिए वीडियो को रिवाइंड कर। दूसरा है हमारा हैंगिंग वैली। अब हैंगिंग वैली किसे बोलते हैं? जस्ट सपोज ये एक मेन स्ट्रीम है, मेन वैली है जहाँ पर ग्लेशियर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर जो है ना मेल्ट होकर नीचे आ गया, ये तो नीचे आ गया, यहाँ से तो मेल्ट हो गया, मगर ऊपर जो है, ऊपर अभी भी ऐसी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर स्नो है, वहाँ पर तो स्नो रहेगी, मगर उनके नीचे से जो पानी बह रहा है वो जो पानी है नीचे आके मेन जो चैनल है ना रिवर की उसमें आकर गिर रहा है।
मेन चैनल है उसमें आकर गिरा। देखिए ये जो वैलीज हैं, वैलीज रिवर वाली वैलीज भी हो सकती हैं, रिवर की वैलीज को भी वाइडन करने में ग्लेशियर का ही हाथ होता है, ठीक है। मगर कहाँ पर, ऊपर पहाड़ वाले एरिया पर जहाँ पर ग्लेशियर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैलीज है ना, ये जो छोटे छोटे वैली बनी हुई है, छोटी छोटी वैली है, यहाँ पर भी क्या नाम है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर टेम्पररी ग्लेशियर, ठीक है, टेम्पररी ग्लेशियर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ का पानी क्या आ रहा है, सीधी मेन स्ट्रीम, मेन चैनल में आ रहा है, मेन चैनल में आ रहा है। तो ये जो पानी है ना नीचे आके गिर रहा है, ये छोटी छोटी वैलीज इन्हीं को बोलते हैं हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली समझ में आ गया। तो ये था हैंगिंग वैली का कॉन्सेप्ट। तो अब आगे चलते हैं। मैं सारे के सारे जो मतलब एक तरीके से पिक्चर्स हैं वो सारी की सारी अटैच कर दूंगा, यू कैन इजीली सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ ग्लेशियर। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ ग्लेशियर्स, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी पड़ जाए थोड़ा सा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ ग्लेशियर, ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ ग्लेशियर। अब ट्रांसपोर्टेशन वर्क ग्लेशियर का देख लेते हैं। तो देखिए जब ग्लेशियर फॉर्म होता है, जब ग्लेशियर फॉर्म हो रहा है तो अपने साथ जब वो रिट्रीट करेगा, जस्ट सपोज ये था, ये बीच में ग्लेशियर है, विंटर सीजन और ये समर सीजन, ठीक है। अब ये विंटर सीजन वाले एरिया में जब वो रिट्रीट करेगा, पीछे की साइड हटेगा और अपनी जो ओरिजिनल शेप है वहाँ पर आने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पर जहाँ तक वो अटका हुआ था, इसके पहाड़ खड़े हैं यहाँ, तो काफ़ी सारे मतलब उनका एरिया आधे से ज़्यादा कवर अप कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक कवर अप कर लिया है। तो ये जो पहाड़ वाला एरिया यहाँ पर जो इस ग्लेशियर जिन बाउल्डर से, जिन पत्थरों से, जिस चट्टान से सटा हुआ था ना, उसको इरोड करने की कोशिश करेगा, वहाँ से काफ़ी मोटे मोटे पत्थर लेकर आएगा, मोटे मोटे बाउल्डर्स लेकर आएगा, पेबल्स लेकर आएगा, ठीक है। तो यही काम होता है जो ग्लेशियर होता है, जब वो रिट्रीट करता है तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी उसके आसपास की होती है उसको इरोड करना चालू कर देता है और फिर उसको अपने साथ ही बहाकर ले जाने की कोशिश करता है। तो उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। तो जो ग्लेशियर में जितना भी लोड हमें पाया जाता है ना, चाहे देखिए ग्लेशियर जब फॉर्म होता है तो ग्लेशियर में हवा जो होती है, हवा चलती है, उसमें भी कुछ मिट्टी के कण होते हैं, तो वो जब स्नो में मिल जाते हैं, तब भी स्नो के अंदर काफ़ी सारे जो डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से ग्लेशियर के लोड ही कहलाएंगे ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमने ट्रांसपोर्टेशनल तो देख लिया। डिपोजिशनल की अगर हम बात करें, अब ग्लेशियर जब पहाड़ों पर से, यानी ये जो पहाड़ है यहाँ पर से मिट्टी को या बड़े बड़े पत्थरों को छुटा कर लेकर जा रहा है, क्योंकि देखिए क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। पहला, वाटर तो छोटे छोटे पार्टिकल को ले जाएगा। दूसरा, जो एक प्रेशर है ना, प्रेशर जो ग्लेशियर के द्वारा क्रिएट करा जा रहा है चट्टानों पर, बहुत भारी एकदम वेट, उसकी वजह से मूवमेंट जो हो रही है। अब मूवमेंट से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है चट्टानों पर, चट्टानें टूट रही हैं। जब चट्टानें टूट रही हैं तो वो नीचे की साइड उसके साथ ही खिसकती हुई चली जाती हैं। अब देखिए कैसे मानकर चलिए ये ग्लेशियर की एक तरीके से लेयर है, ठीक है। ये पहाड़ है, यहाँ पर इसने जो है ग्लेशियर की लेयर ने यहाँ से एक चट्टान को इस पर दबाव बना दिया। ये ग्लेशियर रिट्रीट होकर यहाँ आ गया। अब ये तो ढीली हो गई थी ना, इसके दबाव से प्रेशर पड़ा था, चट्टान टूट गई। अब जब ये ग्लेशियर की जो लाइन है वो यहाँ पर आ गई, रिट्रीट होकर ग्लेशियर यहाँ पर आ गया, तो ये जो चट्टान है लुढ़कती हुई नीचे आ जाएगी ना, जहाँ तक ये नीचे आ गया है। तो जब ये नीचे आ गया है यहाँ तक, तो यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये और नीचे आ जाएगी, तो ये और नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ही जो है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। अब डिपोजिशन की बात करते हैं, डिपोजिशन की। तो ग्लेशियर जो है काफ़ी जो फॉर्म्स है उसमें डिपॉजिट करता है। पहला तो होता है हमारा टर्मिनल डिपोजिशन, ठीक है, टर्मिनल डिपोजिशन होता। दूसरा होता है हमारा लेटरल डिपोजिशन, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा मेडियल डिपोजिशन। चौथा होता है हमारा ग्राउंड डिपोजिशन, ठीक है, ग्राउंड डिपोजिशन, ठीक है। अब देखिए टर्मिनल डिपोजिशन की बात करें, अगर हम टर्मिनल डिपोजिशन की बात करें तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जब ग्लेशियर पहाड़ों पे ऐसे मोटे मोटे बाउल्डर्स को नीचे लेकर आ रहा होता ना, तो वो होता है टर्मिनल डिपोजिशन, ठीक है। जब वो जहाँ पर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, एट द एंड ऑफ द वैली रुक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डिपोजिशन, ठीक है। अब टर्मिनल डिपोजिशन नहीं समझ में आया, देखिए मानकर चलिए ये पहाड़ है,
ये पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पर एक चट्टान ढीली करी ग्लेशियर ने, ग्लेशियर के वजन से, और यहाँ से ये चट्टान लुढ़कती हुई, ये मैं नहीं कह रहा, मतलब पर्टिकुलर इतनी बड़ी नहीं, छोटी भी चट्टान ढीली कर सकता है, ठीक है। उसके प्रेशर की वजह से वो चट्टान टूट सकती है। चट्टान जब लुढ़कती हुई आएगी ना, एक तरीके से एक जगह पर आकर रुक जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चट्टान है, तो उसके लिए उसको जब जगह मिल जाएगी वो वहाँ रुक जाएगी, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डिपोजिशन, कि यहाँ पर यहाँ तक ये जो ग्लेशियर था ना वो था, ठीक है। अब दूसरा है हमारा लेटरल डिपोजिशन, ठीक है। लेटरल डिपोजिशन मानकर चलिए ये वैली है, ये वैली है, ठीक है, और ये इसके सहारे पहाड़ है, ठीक है। देखिए सिंपल चित्र बनाता हूँ मैं, ये वैली गुजर रही है, ठीक है। अब ये जो वैली है इसके सहारे जितने भी डिपोजिशन होंगे ना पत्थरों के, उसको बोलते हैं लेटरल डिपोजिशन, ठीक है, लेटरल डिपोजिशन। अब मिडिल डिपोजिशन, अब यहाँ पर तो ग्लेशियर फॉर्म हुआ, ये पर्टिकुलर ग्लेशियर यहाँ पर फॉर्म हुआ, जब वो रिट्रीट करा यहाँ पर, यहाँ तक आया, तो यहाँ पर हमने देखे कुछ चीज़ें पैबल्स वगैरह पड़ी हैं, तो इसको बोलते हैं लेटरल डिपोजिशन। अब इसी के बराबर में एक और ग्लेशियर था, ये वाला ग्लेशियर, यहाँ से ग्लेशियर गुजरा और यहाँ पर भी पहाड़ है, ठीक है। अब ये आगे जाकर एक स्ट्रीम में जुड़ते हैं, तो ये जो वाली जो ग्लेशियर की स्ट्रीम है ना, जब ये आकर जुड़ते हैं तो ये बीच की जो फॉर्म है सहारे में, ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल डिपोजिशन, ठीक है। जब दो ग्लेशियर आपस में आकर जुड़े, इसको बोलते हैं मिडिल डिपोजिशन, ठीक है। ग्राउंड डिपोजिशन यानी जब ग्राउंड यानी नीचे सतह पर नीचे वाली मतलब बेड में जब डिपोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड डिपोजिशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राउंड डिपोजिशन आपका क्लियर करा देता हूँ, एक मिनट, ये मानकर चलिए, या यही मान लीजिए, ये वाला एक एरिया हुआ करता था जहाँ पर पहले ग्लेशियर था, ठीक है, यहाँ पर पहले ग्लेशियर था, इसने यहाँ तक कवर कर रखा था विंटर सीजन में, तो यहाँ पर कुछ पेबल्स वगैरह बाउल्डर्स वगैरह रह गए, तो एक तरीके से वो ग्राउंड सरफेस पर रह गए, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राउंड डिपोजिशन, उसको बोलते हैं ग्राउंड डिपोजिशन, ठीक है। ग्राउंड डिपोजिशन है ना, हमेशा कहाँ होगा, एक पर्टिकुलर समतल सतह पर ही होगा, ठीक है। मैंने जैसे ही आपको बताया, तो ये जो है ना समतल सतह है, न कि एक तरीके से खड़ी चट्टानें, ठीक है। तो ग्राउंड डिपोजिशन समझ में आ गया, लेटरल डिपोजिशन समझ में आ गया, और मिडिल डिपोजिशन जहाँ पर दो ग्लेशियर आपस में आकर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मिडिल डिपोजिशन। ग्राउंड डिपोजिशन आपको बता ही दिया मैंने। टर्मिनल डिपोजिशन यानी जहाँ पर एंड होता है वैली का, वहाँ पर यानी एंड वैली है, ये वैली यहाँ तक स्नो कवर थी और ये पहाड़ है, ये एक तरीके से सतह है, समतल सतह। तो यहाँ पर जो था ये एट द एंड ऑफ द वैली, यहाँ पर डिपोजिशन जो था टर्मिनल डिपोजिशन, ठीक है। टर्मिनल से मतलब ये पता चलता है कि टर्मिनल दो चीज़ें अलग अलग तरह की आपस में मिल रही हैं, ठीक है, दो जगहें अलग अलग तरह की आपस में मिल रही हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डिपोजिशन, ठीक है, जहाँ पर डिपोजिशन होता है दो अलग अलग जगहों के बीच में, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगर हम बात करते हैं तो लैंड फॉर्म्स ऑफ द विंड। अब देखिए विंड की अगर हम बात करें, सिंपल बहुत बढ़िया टॉपिक है विंड एकदम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मैं आपसे पिछले चैप्टर्स में भी विंड के बारे में काफ़ी बड़े पैमाने पर बात कर चुका हूं कि विंड का काम क्या रहता है, काम नहीं रहता, ठीक है, जो नहीं रहता और जो होता है। विंड इरोजन का काम करती है। विंड इरोजन का भी काम करती है। किस तरीके से? काफ़ी प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाती है विंड, ठीक है, जैसे कि मशरूम रॉक, ठीक है, और सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, जैसे कि देखिए सिंपल बात है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है और ये एक पर्टिकुलर प्लेस है। ये मानकर चलिए उत्तर प्रदेश के जो प्लेन है, ग्रेट प्लेन, नॉट ग्रेट प्लेन, क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन्स, ठीक है, गंगा प्लेन्स है। और ये है थार डेजर्ट। यहाँ पर बहुत तगड़ी हवा चली, बहुत तगड़ी धूल मिट्टी उड़ी, यहाँ से बहुत तगड़ी हवा चली और यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल थे थोड़े, ये क्या हुए, उठकर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड कहाँ पर जमा हो जाते हैं, कभी कभी जाकर हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, और
और हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और कुछ पार्ट्स आगे तक भी चले जाते हैं मिडिल उत्तर प्रदेश में, मिडिल उत्तर प्रदेश तक। और जैसे हम फर्टाइल एलुवियल फैन जो है ना, यानी फर्टाइल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी जाकर ये जमा हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमें जो सेडिमेंट्री रॉक वगैरह एलुवियल सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, तो वहाँ पर जाकर जमा हो जाते हैं। तो एक तरीके से विंड क्या काम कर रही है, विंड जो है एरोजन का भी काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रही है, डिपोजिशन का भी काम कर रही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो एक तरीके से ये एक एजेंट ही तो है। एजेंट किस चीज़ की, एजेंट एक चीज़ को दूसरी जगह पर, एक पर्टिकुलर चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर देना, एजेंट काम कर रही है। नेचुरल एजेंट है, ठीक है, जिससे एरोजन और काफ़ी प्रकार के जो टोपोग्राफिकल फीचर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। बात कर लेते हैं आगे। अब विंड जो है वो किन चीज़ों को इरोड कर सकती है। पहले चीज़ जो विंड का इरोजन होगा ना, वो खासकर अरिड और सेमी अरिड एरियाज में ही होगा। सेमी अरिड जहाँ पर क्लोज टू नील वेजिटेशन है, यानी अरिड एरिया जहाँ पर क्लोज टू नील वेजिटेशन है, और सेमी अरिड जहाँ पर कुछ वेजिटेशन है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सेमी अरिड। और अरिड जहाँ पर कुछ नहीं, अरिड थार डेजर्ट, सेमी अरिड थार डेजर्ट से पहला वाला एरिया, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर विंड का काम क्या होता है, अब यहाँ पर जो है विंड बह रही है, विंड फ्लो कर रही है, यूँ फ्लो कर रही है, यहाँ पर विंड यूँ फ्लो कर रही है। तो विंड क्या करेगी, जो यहाँ पर अरिड रीजन में, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, तो सॉइल जो है ना थुरथुरी होगी, यानी लूज पार्टिकल होंगे सॉइल के लूज पार्टिकल होंगे। अब विंड जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो इन पार्टिकल को अपने साथ उठाकर कहीं और ले जाएगी, कहीं और ले जाती है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी प्रकार के सैंड ड्यून्स भी देखने के लिए मिलते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब कि एक प्रकार के इस प्रकार के होते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है, इसे इन्हें बोलते हैं हाँ सैंड ड्यून्स ही बोलते हैं ना शायद, हाँ सैंड ड्यून्स ही बोलते हैं। अब देखिए विंड का काम जो है विंड 3 तरीके से काम करती है, अब्रेजन, अटरेजन और डिफ्लेशन। अब्रेजन का तो मतलब वही है इरोड कर देना, ठीक है, इरोड कर देना, टकरा कर किसी चीज़ को इरोड कर देना, उसको लूज करना, फिर उसके पार्टिकल्स को अपने साथ बहा कर ले जाना, ठीक है। और अट्रिशन का जो छोटे छोटे पैबल्स हैं, पार्टिकल्स हैं या पत्थर हैं, उनको एक दूसरे से टकराना, फिर उन्हें एज अ मतलब गोल मटोल साइज में लेकर आ जाना, गोल मटोल इन द सेंस एकदम स्मूथ बना देना, ठीक है, स्मूथ बना देना। और ये सारी चीज़ें जो है ना विंड के कारण ही होती हैं, ठीक है। अब लूज पार्टिकल जो सतह पर पड़े रहते हैं ना, उनको वो अपने साथ लेकर चली जाती है, ठीक है, अपने साथ लेकर चली जाती है, उसी को बोलते हैं विंड एक्शन। अब विंड के द्वारा कुछ लैंड फॉर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं आपको लैंड फॉर्म्स पढ़ा देता हूँ, लैंड फॉर्म्स किस प्रकार के होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं ये भी बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर रॉक थी, इतनी बड़ी रॉक थी, पर ये आज से 200 साल पहले, ईयर्स अगो, ठीक है। और आज जब हम इस रॉक को देखते हैं तो यूँ इस प्रकार की रॉक हमें ये दिखती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, विंड थी एक पर्टिकुलर जगह से, राजस्थान से चली, और राजस्थान से चलने के बाद उसके बीच में जो है उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी थे, ये ठीक है, डस्ट पार्टिकल थे। देखिए कुछ हो या ना हो, जब आप एक सुई को भी स्पेस से नीचे फेंकेंगे ना, तो वो भी एक तरीके से आग लगा देगी, एक तरीके से बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है धरती पर गिरने के बाद, एक छोटा सा पार्टिकल भी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अब ये जो पार्टिकल्स थे ना छोटे छोटे, विंड के साथ, ये डायरेक्शन है विंड की, ये डायरेक्शन है विंड की। अब ये जो इससे टकराए, फिर इससे टकराए विंड की डायरेक्शन में, अब इसको पार्टिकल को लूज कर दिया, और लूज करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा, लूज है, ये एकदम ठोस है, मतलब सॉलिड, ठीक है, ये लूज है, और ये इसकी जो एंड की शेप हो गई, ठीक है। अब ये जो शेप है वो पहले तो फिर ऐसी बनी, यहाँ से फिर दोबारा टकराई, ये दोबारा नीचे आ गई, टूट के गिरने लगे। अब ये वाला क्यों नहीं टूटा? क्योंकि यहाँ पर जो है ये सतह है, क्योंकि अब विंड नीचे बह रही है, विंड के जब नीचे बहेगी, जिस एरिया से बहेगी, और उस एरिया में उसके और एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक,
रॉक आ जाता है तो उससे क्या होगा, वो उस चीज़ को सही टकराएगी ना, उसी चीज़ को पहले लूज़ करेगी, उस चीज़ को लूज़ करेगी तो उसकी एंड की शेप इस तरीके की बन जाती है। तो ये काम होता है विंड का रॉक के साथ ये खिलवाड़ करती है विंड। समझ में आया आपको? तो ये जो लास्ट में स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसे बोलते हैं मशरूम रॉक। होप कि यू गॉट इट। ठीक है, अब आगे जो है काफ़ी प्रकार की रॉक आपने देखी, राजस्थान में देख सकते हैं आप, राजस्थान में देख सकते हैं, और मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, और महाराष्ट्र में देख सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, बड़े बड़े जो एरिया, मतलब बड़े बड़े रेगिस्तान जो होते हैं, थार मरुस्थल जैसे, वहाँ पर विंड का काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है। ठीक है, अब जो अगली शेप जो बनाती है वो बनाती है कहाँ पर बनाती है? जस्ट अ सेकेंड, आई विल लेट यू नो। अब ये जो मशरूम जैसे एरियाज है ना, हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सहारा डेजर्ट वगैरह में। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है ये। ठीक है, अब देखिए विंड इरोडेड बेसिन एक तरीके से डिप्रेस्ड एरिया, विंड के द्वारा इरोड करा गया। ये मान के चलिए एक पर्टिकुलर एरिया है, और यहाँ पर क्या करा विंड ने? छेद कर दिया, बड़ा सा गड्ढा बना दिया। ठीक है, विंड ने बड़ा सा गड्ढा बना दिया, गड्ढा बना दिया, ये यूं। ठीक है, यूं गड्ढा बना दिया। अब ये जो गड्ढा बना है ना, ये वाला गड्ढा बना जो है विंड के द्वारा, ये क्या करा है? विंड के पार्टिकल, क्योंकि हमने देखा अट्रिशन भी होता है इसमें, विंड में अट्रिशन होता है। क्या करते हैं? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, यूं टकराता है, तो विंड के द्वारा इस यहाँ पर ये जो है ना डिप्रेस क्रिएट करा गया, क्योंकि यहाँ पर लूज पार्टिकल थे। जब विंड, हवा इन लूज पार्टिकल के कांटेक्ट में आई तो यहाँ से इन पार्टिकल्स को उठाकर कहीं और डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से डिप्रेशन क्रिएट हो गया और गड्ढा बन गया, डिप्रेशन क्रिएट हो गया और गड्ढा बन गया। तो इन्हीं को बोलते हैं विंड इरोडेड बेसिन्स। ठीक है, विंड इरोडेड बेसिन्स, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल कहाँ है? एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल मार्कर की इंक बहुत जल्दी खत्म हो रही है। ठीक है, QUATTA, ये एक एरिया है जहाँ कहाँ पर है? इजिप्ट में कटरा। ठीक है, कटरा एरिया इजिप्ट में, जहाँ पर हमें जो विंड के द्वारा इरोडेड बेसिन्स देखने के लिए मिलते हैं। अगला हमारा आ जाता है सैंड ड्यून्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड्स। अब विंड के द्वारा जब पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं ना, तो उसके द्वारा काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आगे हम देखेंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन जब विंड एक जगह से दूसरे स्थान पर कोई पार्टिकल लेकर जाकर डिपॉजिट कर देते हैं ना, तो वहाँ पर काफ़ी प्रकार की अलग अलग प्रकार की सॉइल्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री सॉइल। जैसे कि विंड के द्वारा थार डेजर्ट जो है, वहाँ से कुछ पार्टिकल्स उठाकर लेकर आए जाते हैं और कहाँ पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं? देखिए ये हमारा राजस्थान। ठीक है, यहाँ से विंड चली इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर रास्ते में पड़ता हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आती है। या तो वो किसी ऑब्स्टिकल यहाँ पर है तो वो यहीं पर डिपॉजिट कर देगी सारी चीज़ें, या फिर आगे तक लेकर जाएगी, ऊपर तक लेकर जाएगी। ठीक है, ऊपर विंड चल रही है और उसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, तो या तो फिर वो हरियाणा में डिपॉजिट होंगे या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में डिपॉजिट होंगे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, हरियाणा में और पंजाब में। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज थे जहाँ पर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन डिपॉजिट हुआ था, इस्टेब्लिश करा गया था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन है विंड का इसी प्रकार से होता है, क्योंकि वो थार डेजर्ट से और काफ़ी सारे एरियाज दुनिया में ऐसे हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट में से जो विंड है वो वहाँ से पार्टिकल्स उठाती है और चाइना के जो मेन लैंड है ना, वहाँ पर जाकर डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गया विंड का डिपोजिशन का काम। दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन दोनों। अब हम सिंपल अगर डिपोजिशन की बात करें, डिपोजिशन से हमारे जो बनते हैं वो सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं। सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं, मगर देखिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण विंड डिपॉजिट कर पाती है और विंड अपने जो नई तरह के जो फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, उनको क्रिएट कर पाती है। पहली कि जो पार्टिकल्स हैं ना, डस्ट पार्टिकल,
डस्ट पार्टिकल कब डिपॉजिट करती है विंड? एक यानी मानकर चलिए ये विंड यहाँ से बह रही है, ठीक है, ये पार्टिकल इसके साथ इस डायरेक्शन में बह रही है, वो तो बहती रहेगी ना, वो डिपॉजिट कब करेगी? या तो जो विंड है उसकी जो कैपेसिटी है 10 पार्टिकल्स कैरी करने की, अब वो 10 पार्टिकल्स की जगह 100 पार्टिकल हो जाए, ये 10 से 11 भी हो गया ना, तब भी वो जो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है ना उसको एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर डिपॉजिट कर देगी। जैसे कि बाल्टी, अब मानकर चलिए एक टब है, एक नलका है ये, और यहाँ पर एक आदमी है वो कंटिन्यूसली इस नलके को चला रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है एक बकेट में। इस बकेट का जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर की है, 6 लीटर की है। अब इसमें पानी जो है वो 7 लीटर भी हो गया ना, 7 लीटर, 1 लीटर एक्स्ट्रा भी होगा तो वो भी नीचे फ्लो कर जाएगा। तो इसी तरीके से विंड काम करती है। अगर विंड की कैरिंग कैपेसिटी 10 पार्टिकल्स है तो वो 11वां पार्टिकल बिल्कुल भी कैरी नहीं करेगी, ठीक है, 11वां पार्टिकल बिल्कुल भी कैरी नहीं करेगी, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है, अगर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, सेकंड पॉइंट, कि अगर विंड की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर जगह थार डेजर्ट, यहाँ पर विंड की वेलोसिटी थी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे चलकर ये जब हरियाणा पहुँचती है और उत्तर प्रदेश पहुँचती है ना, यूपी पहुँचती है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो घटकर कितनी हो जाती है? 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर तो इसकी विंड की जब वेलोसिटी थी 12 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये कैरी कर रही थी 100 पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब 100 पार्टिकल्स यहाँ पर कैरी कर रही थी 12 किलोमीटर में, सॉरी 10 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ पर 10 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ 2 किलोमीटर, 100 पार्टिकल यहाँ पर कैरी कर रही थी, सिंप्लीफिकेशन के लिए करा मैंने ये। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल कैरी करेगी फिर वो? 2 किलोमीटर की स्पीड के साथ 20 पार्टिकल, बाकी का 80 पार्टिकल यहीं पर डिपॉजिट कर देगी अगर यहाँ पर विंड की स्पीड जो है रिड्यूस हो गई तो, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्स्ट्रक्शन का। अगर कोई भी विंड यहाँ इस डायरेक्शन में बह रही है, इसके बीच में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो यहीं पर सारी चीज़ें डिपॉजिट कर देगी। तीसरा ये है। अब देखिए, विंड के द्वारा जब डिपॉजिट चीज़ें करी जाती हैं, जब पार्टिकल डिपॉजिट करे जाते हैं तो सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं। अब सैंड ड्यून्स क्या है? कुछ लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं और उनमें से पहला है सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब सैंड ड्यून्स इस प्रकार के होते हैं। सैंड ड्यून्स ये है, ठीक है, ये सैंड ड्यून्स है। विंड इस डायरेक्शन में बह रही है, वो धीरे धीरे यूं इस डायरेक्शन में डिपॉजिट करती जाएगी। कुछ तो इसने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, इसको बढ़ाती जाएगी पीछे से, ठीक है। यहाँ तो एक तरीके का शेप क्रिएट कर देगी, इसको बढ़ाती जाएगी पीछे से, और एक तरीके से बहुत बड़ा सैंड ड्यून बन जाएगा, ये बहुत बड़ा सैंड ड्यून बन जाएगा। अब ये जो इसकी कर्व है ना, इसको बोलते हैं क्या? बार्कन या बार्चन, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बार्कन और ये बार्कन। अब सैफिड्यून कैसे बोलते हैं? सैफिड्यून बोलते हैं। देखिए, विंड है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है, इसके साथ कुछ पार्टिकल्स भी बह रहे हैं। जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, ये पहले तो बह रही, देखिए यहाँ से बही 80 किलोमीटर, मान के चलिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आगे यहाँ पर बही लीनियर फॉर्म में बह रही है विंड इस वक्त, यहाँ पर बही 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी कैरी कर रही थी, इतने बड़े पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी कैरी कर रही थी, ऐसे वाले, ठीक है। अब यहाँ पर विंड की स्पीड तेज थी, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर जब विंड बहेगी ना तो इसकी साइड में डिपोजिशन हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े पार्टिकल्स आकर डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विंड की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो गई है, और जो मिनिमल पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो विंड के साथ कैरी हो जाएंगे आगे तक 5 किलोमीटर स्पीड के साथ। तो आपको समझ में आया, इसको बोलते हैं सैफिड्यून्स, ठीक है, सैफिड्यून्स। तो ये अब अगला आता है हमारा लॉयस। मार्कर्स बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरे। अगला आता है हमारा LOESS, लॉयस क्या होता है? देखिए, कभी कभी एक जगह पर बहुत तगड़ा स्ट्रोम आ जाता है, स्ट्रोम आ जाता है, मतलब तूफान आ जाता है, तो उसके साथ अपनी बहुत सारी मिट्टी सॉइल होती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक जगह पर जाकर शांत हो जाता है, तो वहाँ पर जो है ना एक तरीके से माउंटेड एरिया क्रिएट हो जाता है, डिपोजिशन क्रिएट हो जाता है। मगर ये जो होता है ना, ये जो पर्टिकुलर डिपोजिशन एरिया क्रिएट होता है, बड़े बड़े माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं,
विंड के द्वारा ही ये इनको बनने में सालों लग जाती हैं, ईयर्स लग जाती हैं ईयर्स लग जाती हैं। और जो सैंड ड्यून्स है ना वो सारा मरुस्थल में बनते हैं, और हमें थार मरुस्थल में भी, थार मरुस्थल में हमें देखने के लिए मिलते हैं सेफ ड्यून्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, सेफ ड्यून्स देखने के लिए मिलते हैं। और जो सैंड ड्यून्स है वो हमें सारा मरुस्थल अफगानिस्तान में अफ्रीका में देखने के लिए मिलते हैं। और जो लॉयस हैं ये हमें देखने के लिए मिल जाएंगे कहाँ पर, चाइना में भी देखने के लिए मिलते हैं, बड़े बड़े डिपोजिशन, क्योंकि चाइना में भी तूफान काफ़ी तगड़े आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर तूफान इसलिए ज़्यादा नहीं आ पाते क्योंकि जो पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करती है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। अब ये जो ड्यून्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पोर्शन क्रिएट होते हैं ना, इनको सालों लग जाती हैं, ईयर्स लग जाती हैं फॉर्म होने में। जब ईयर्स लग जाती हैं, ईयर्स के बाद हमें देखने के लिए मिलते हैं कि ये विंड के द्वारा काफ़ी सारी जो धूल मिट्टी लेकर आई गई थी वो एक पर्टिकुलर जगह पर जमा कर दी गई है। उसके बाद ये बड़े बड़े एलिवेटेड जो एरियाज हैं वो फॉर्म कर दिए गए हैं विंड के द्वारा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो एलिवेटेड एरियाज हैं बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं एरोजन के बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, वाटर से इजीली इरोड हो जाते हैं। कोई भी अगर तगड़ी लहर आई, कहाँ पर, समुद्र किनारे हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, यानी लॉयस ज़्यादा हमें समुद्र किनारे देखने के लिए मिलते हैं, या किसी नदी के किनारे या बड़े बड़े एरिया में, ठीक है। मिसिसिपी रिवर, यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सेंट्रल यूरोपियन अपलैंड इन जर्मनी, ठीक है, मिसिसिपी वैली इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और हमें जो मैक्सिमम थिकनेस है वो हमें 100 किलोमीटर तक की देखने के लिए मिलती है चाइना में। अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं इरोजन के, ठीक है। विंड के कांटेक्ट में आएंगे तब भी इरोड हो जाएंगे, वाटर की तगड़ी वाली वाटर के लहर के कांटेक्ट में आएंगे तब भी इरोड हो जाएंगे, रनिंग वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तब भी इरोड हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब लूज पार्टिकल होते हैं विंड के, लूज पार्टिकल सॉइल के, क्योंकि इनको जो लेकर आया गया है ना वो विंड के द्वारा लेकर आया गया है। अब यहाँ पर इनमें काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं, ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं क्योंकि विंड के द्वारा एक ही प्रकार की सॉइल थोड़ी ना लेकर आई गई है। विंड के द्वारा तो ग्रेनाइट सॉइल भी हो सकती है और मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, और डस्ट भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, सेडिमेंट्री सॉइल भी हो सकती है, और एलुवियल सॉइल भी हो सकती है, रेड सॉइल वगैरह वगैरह, वाइट सॉइल वगैरह, सब लेकर आ जाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया और बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट कर दिए। उसके बाद इन्हें फर्टाइल तो ये खुद ही हो जाएंगे क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व फर्टिलाइजर्स वगैरह पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं लॉयस, ठीक है। अब ये टॉपिक तो आपका कवर हो गया। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस बाय सी वेव्स। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप नोट्स की चिंता मत करिए, वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन, एक और नई चीज़, एक और नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।